वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जितने भी आरपीएफ के अब तक एग्जाम हो चुके हैं उन सभी से संबंधित क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आने वाले शिफ्ट में आपको रिपीट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं 2 और 3 तारीख को, उनसे संबंधित ये क्वेश्चंस है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध जो है सबसे भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और ये कहाँ पर? तो भागीरथा और भील गंगा नदियों के संगम पर हर बांध का निर्माण किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण 1978 में शुरू हुआ और 2006 में क्या हुआ था, ये पूरा हो चुका था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इससे संबंधित कुछ और बांध देखिए, जैसे भाखला नंगल, तो ये हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध कहेगा उड़ीसा के महानदी पे है। तेलंगाना नागार्जुन सागर बांध कहेगा तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर है बांध। मेट्टूर बांध कहेगा तो ये आपको तमिलनाडु और कावेरी नदियों पे बना हुआ है। रिहंद बांध कहेगा तो उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पर बना हुआ है। और इंदिरा सागर बांध कहेगा तो ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर है। कोयना बांध कहेगा तो महाराष्ट्र के कोयना नदी पर बना हुआ है। और क्या कहेगा? कलनई बांध, तो ये तमिलनाडु का यह बांध 150 ईस्वी में चोल वंश के करिकाल द्वारा बनाया गया था, कलनई बांध। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग। तमिलनाडु में पोंगल पर्व के कानुम पोंगल किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, कानुम पोंगल कहेगा तो ये पोंगल के 4 दिन तक चलने वाला एक पर्व है। ठीक, इन 4 दिनों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहले दिन को भोगी पोंगल, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को हम लोग मट्टूर पोंगल कहते हैं और चौथे दिन को हम लोग क्या कहते हैं? तो कानुम पोंगल। तो कानुम पोंगल कब मनाया जाता है? तो चौथे दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो कोसी कहेगा तो ये आपको गंगा की सहायक नदी है। ठीक, और गंगा की लंबाई कितनी है? तो 25-25 याद रखिए। गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियां अलकनंदा, देवप्रयाग में भागीरथी से ये मिलती है और यहीं से इसे गंगा नाम से हम लोग जाना जाता है। तो याद रखिए, अलकनंदा भागीरथी ये कहाँ पर मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती है, जिसके के सम्मिलित रूप को हम लोग गंगा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, बाईं सहायक नदी, दाएं सहायक नदी है। ठीक, गंगा की देखिए बाईं ओर से सहायक नदियां कितनी हैं? तो 6 सहायक नदियां हैं। रामगंगा, घाघरा, काली नदी, गंडक, बूढ़ी और कोसी, ये सभी जो है। ठीक, तो गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया और कोसी, ये सभी बाएं साइड से मिलती है गंगा के। यही कहेगा दाएं साइड से मिलने वाले तो यमुना, पुनपुन, दामोदर और सोन नदियां हैं। नेक्स्ट आते हैं, नामची के नामपुल कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? नामचिक नामपुल कोयला खदान किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के किस राज्य में है? तो ये आपको चांगलांग जिले में है। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में है। भारत के प्रमुख कोयला खदान ने इन राज्यों में है। झारखंड में झारिया है, कोलफील्ड है। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडारण यहीं पे होता है। उड़ीसा का कहेगा तो तालचेर है, हिमगिरी है, रामपुर है, झारसुगुड़ा है, जैसे कोयला खदान हो गया। छत्तीसगढ़ में कोरबा, विश्रामपुर हो गया, सोनहत हो गया, झिलमिल हो गया, हदसो हो गया, अंडारी जैसी कोयला खदानें हैं। तो आपको पूछा था नामचिक नामपुक, तो ये कहाँ पर है कोयला खदान? तो अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में है। ठीक, ये सब कुछ कोयला खदान से देख रहे, जैसे आंध्र प्रदेश का पूछेगा तो कौन कौन सा हो गया? तो ये हो गया कांतापल्ली हो गया, सिंगरेनी हो गया, ये सभी कोयला खदान है। तेलंगाना में कौन कौन सा है? तो कोथागुडेम जैसे कोयला खदान है। तमिलनाडु में तो नेवेली जैसे कोयला खदान है। और असम में कहेगा तो मकूम, नजीर, जंजीर, जयपुर जैसी कोयला खदान है। जम्मू कश्मीर में तो ये आपको हो गया एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में कौन सा कोयला? एंथ्रासाइट। और मध्य प्रदेश में तो सिंगरौली और पींच कान्हा में कोयला भंडारण होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के जरिए एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो ये आपको 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने। कब? तो 1864 में किया था। ठीक, उन्होंने भारत में मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तर्ज पर सोसाइटी की स्थापना किया था। वर्ष 1875 में
द मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया उन्होंने, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपको राज्यों के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता आपको राष्ट्रपति करता है। ठीक, देखिए अध्यक्षता, ठीक, तो ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन अध्यक्षता इसको आप लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, अनुच्छेद 108 के तहत करते हैं। ठीक, उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष करते हैं अध्यक्षता। नेक्स्ट आते हैं, संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन के जरिए किन भाषाओं को 8वीं सूची में जोड़ा गया? तो देखिए ये आपको कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 1992 में कौन सा 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पर एक देख लीजिए भाषा से संबंधित कौन कौन सा है। तो देखिए भारत में 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं से संबंधित है। ठीक, इस अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, प्रारंभ में 14 थी, संवैधानिक मान्यता प्राप्त 14 भाषाओं को थी प्रारंभ में। सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967, कोंकणी भाषा मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 में, और हाल ही में 92वें संविधान संशोधन 2002 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 52वां जो है ये 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोध कानून से है, जो 1985 में आया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, भारत का सबसे दक्षिणम पर्वत श्रृंखला कौन सा है? दक्षिणी कहेगा तो सबसे नीचे में ये आपको कौन आता है? तो यह आपको भारत के दक्षिणी में कई पर्वतमालाएं आते हैं, जिसमें नीलगिरी, कार्मेंडम और क्या है तो कार्डमम हो गया, और अन्नामलाई की पहाड़ियां शामिल है। नेक्स्ट आते हैं, द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा? तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक पहली बार 1909 में नीदरलैंड में प्रकाशित हुआ था। ठीक, और शुरुआत में इसे मराठी में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? मराठी में। जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? तो जीएसटी को 2016 में 101वें संविधान संशोधन के रूप में पारित किया गया था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कहां पर एम्स की आधारशिला रखी है? तो ये आपको दरभंगा में एम्स दरभंगा की आधारशिला रखी गई है। एम्स दरभंगा पटना एम्स के बाद बिहार का दूसरा एम्स होगा। कौन सा? तो एम्स दरभंगा हाल ही में रखा गया है। कहाँ पर? बिहार को बढ़ावा देने के लिए, बिहार में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, तो एम्स दरभंगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम है? तो चमकते हीरे में होने वाली घटना जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने किस वर्ष में भारत की बागडोर संभाली थी? तो ये आपको कब बागडोर संभाली थी? तो 1858 में इन्होंने बागडोर संभाली थी। ठीक, और उस समय उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सत्ता को राजशाही के अधीन कर दिया। साल 1876 में उन्हें भारत की महारानी घोषित किया गया था। देखिए भारत में कुल कितने अध्याय हैं? तो महाभारत में कुल जो है तो ये आपको 18 अध्याय हैं। ठीक, इन्हें पढ़ भी कहा गया है। महाभारत को महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कहा गया है। रामायण में कितने अध्याय हैं? तो देखिए रामायण में कुल 7 अध्याय हैं, जिन्हें कांड के नाम से जानते हैं। इन 7 कांडों में लगभग 5000 सर्ग यानी अध्याय हैं। रामायण में करीब 24,000 श्लोक हैं। रामायण ने संस्कृत का एक महाकाव्य है। इसे आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा था। नेक्स्ट आते हैं, 1951 में भूदान आंदोलन ने को किसने शुरू किया था? तो यह आंदोलन महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंकिंग शाखा को बैन किया है? तो यह आपको पेटीएम पेमेंट बैंक की सेवाओं पे आने वाली 29 फरवरी 2024 से बैन का आदेश दिया गया था। ठीक, तो पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन किया गया है। कब? तो 29 फरवरी 2024 से।
यहाँ पे 29 फरवरी, देखिए यहाँ मिस्टेक दिया, ठीक है 29 फरवरी से बैन किया गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है, इसे पहले NH-7 के नाम से जाना जाता है। ये जम्मू कश्मीर के उत्तरी छोर पर श्रीनगर को भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी से जोड़ता है। NH-44 याद रखिएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ने अनुच्छेद 19 के बारे में, कौन सा कथन जो है अनुच्छेद 19 के बारे में सही नहीं है? तो अंतकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, संत तुकाराम में किस राज्य से हैं? तो संत तुकाराम आपको महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है ये? तो महाराष्ट्र राज्य से है। भारत में मंत्री परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपको प्रधानमंत्री करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट आया, HDFC बैंक ने GIGA ऐप पे किसके लिए लॉन्च किया है? तो देखिए GIGA नाम से एक वित्तीय सेवा पहल गिग वर्कर के लिए, किसके लिए है? तो गिग वर्कर के लिए HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक, जिसे खास तौर पर गिग वर्कर की फ्रीलांसरों के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक, GIGA जो है तो ये आपको वित्तीय सेवा पहल गिग वर्करों के लिए किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वर्ष से 1858 के बाद किसे वायसराय के नाम से जाना जाने लगा था? तो देखिए गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाने जाने लगा था। ठीक, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, उनका कार्यकाल 56 से 62 तक था। नेक्स्ट आते हैं, 1991 में आर्थिक नीति के कृषि में कैसा प्रभाव आया था? तो देखिए 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी। क्या हुई थी? तो बढ़ोतरी हुई थी। नेक्स्ट आते हैं, 1947 में जब देश को स्वतंत्रता मिली तब भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन था? तो ये आपको एग्रीकल्चर था, यानी कृषि। नेक्स्ट आते हैं, 1414 से 1421 के दौरान जो है दिल्ली का शासक कौन था? तो ये आपको खिजर खां था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल है? तो ये आपको है सुरतगई। सुरतगई स्थल कहाँ पर है? तो ये आपको अफगानिस्तान में पड़ता है। सुरतगई जो है, सुरतगई और मुंडिका अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के एकमात्र स्थल हैं। नेक्स्ट आते हैं, नगर हवेली किन दो राज्यों की सीमा साझा करती है? तो नगर हवेली उत्तर में गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र राज्यों की सीमा साझी करती है। ये मूलतः दोनों राज्यों के बीच स्थित है। कौन सी? तो नगर हवेली कहाँ पर है? दोनों राज्यों के। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपको रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक कहेगा? तो ये आपको रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है ये? तो ये आपको रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक कहेगा तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपको रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। ठीक, तो याद रखिए किसके द्वारा? तो रस्किन बॉन्ड द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अंग्रेजी में उनके उपन्यास से देहरा में आर ट्रीज स्ट्रीगल गो के लिए उन्हें 1992 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? समान कार्य समान वेतन, तो ये कहेगा अनुच्छेद 39 के 4 के, यानी डी के तहत दिया जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को कार्यपालिका से अलग करता है? तो अनुच्छेद 50 होता है। अब देख लेते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। जैसे ग्राम पंचायत कहेगा तो अनुच्छेद 40 में है। कुछ मामलों में काम शिक्षा सार्वजनिक सहायता का अधिकार 41 में है। श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी 43 में है। उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी 43 के ए में है। समान नागरिक संहिता 44, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 45, अनुसूचित जाति और जनजाति और OBC के शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा, तो ये आपको 46 आता है। कृषि और पशुपालन 48 के तहत किया जाता है। कृषि और पशुपालन क्या है? तो ये आपको 48 के तहत किया जाता है। उसके बाद आता है फिर आपको क्या? तो स्मारक और प्राकृतिक महत्व स्थानों की वस्तुओं का संरक्षण 49, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, तो ये आपको 50 के तहत आता है। उसके बाद आता है आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, ये आपको आता है किसके? तो 51 के तहत आता है। नेक्स्ट आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु के बाद पहला दयानंद एंग्लो वैदिक DAV स्कूल की स्थापना किस शहर में? तो ये 1886 में लाहौर में महात्मा हंसराज के प्रयासों से किया गया था। DAV स्कूल की स्थापना पहला लाहौर 1886। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द्रव्यमान ने
m की एक वस्तु को ऊंचाई s तक उठाने के लिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो ये होता है फॉर्मूला, आपको पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा mgh फॉर्मूला लग जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हु इज द करेंट, देखिए यहाँ वर्तमान में राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये आपको संजय शुक्ला है, ठीक। ये 30 जुलाई 2024 को पदभार संभाले हैं। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किस मोबाइल कंपनी और संस्था ने 6G से भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के तरीके पर शोध के लिए राजनीतिक साझेदारी किया है? तो ये आपको नोकिया और भारतीय विज्ञान संस्थान है 6G से भारत की क्या करेगा? ज़रूरतों को पूरा करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत में बैंक के रेपो रेट 2024 कितनी थी? तो देखिए ये थी क्लियरेटेक्स के अनुसार कहेगा तो ये आपको 6.5% रखा गया था। नेक्स्ट आते हैं, और यहाँ पर कुछ और हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व रेपो दर में 25 से आधार अंकों की कटौती की है। इस कटौती के बाद फिलहाल रेपो रेट 6.25 है, और वहीं रिवर्स रेपो तो 3.35 है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो ये आपको संत रैदास या फिर रविदास के नाम से भी जानते हैं हम। नेक्स्ट आते हैं, दिसंबर 2024 से तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या कितनी है? तो 1,57,706 स्टार्टअप्स हैं। नेक्स्ट आते हैं, 2024 में भारत और डेनमार्क के बीच पर्यावरण राजनीतिक साझेदारी के तहत किस नदी को बहाल करने के लिए स्वच्छ नदियों को स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना शुरू की गई है? तो ये आपको वरुणा नदी को बहाल करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हरित क्रांति का सबसे सकारात्मक प्रभाव किस राज्य पे पड़ा था? तो हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव कहेगा तो पंजाब राज्य पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? तो वित्त आयोग जो है ये आपको एक संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट आते हैं, किस ब्रिटिश से हिरासत के तहत मृत्यु दंड दिया गया जो आज सभी के दिलों में जीवित है? तो भगत सिंह को मृत्यु दंड दिया गया था। 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया था। साथ में सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को क्या है? तो लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट आते हैं, 38वां राष्ट्रीय खेलों का स्लोगन क्या था? तो संकल्प से शिखर तक, यही इसका स्लोगन था। संकल्प से शिखर तक का ये नारा दिया गया था, और ये जो है उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत 2024 में वित्त मंत्री कौन थे? तो निर्मला सीतारमन थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे हम लोग, रेल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ठीक, केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, 1 वोल्ट पर एम्पियर होता है, तो 1 वोल्ट पर एम्पियर को ही तो हम लोग ओम के नाम से जानते हैं, और वोल्ट क्या होता है? तो वोल्ट होता है एम्पियर ओम, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश का जन्म स्थान कुछ भी हो? तो ये आपको अनुच्छेद 15 के तहत आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एक बार देख लें, इससे आपको बहुत सहूलियत में। थैंक यू।